नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक नए सप्ताह में एक नई ऊर्जा के साथ में फिर से शुरुआत करते हैं। पिछला जो सप्ताह रहा, हालांकि आपकी क्लासेस मैंने पूरी दी थी, फिर भी शादी ब्याह वाला सप्ताह था, तो आप लोग सभी समझते हैं सारी चीजें मैनेज करनी होती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना इंसान का कोई अस्तित्व है नहीं। तो साथ साथ में आप लोगों की क्लासेस भी अच्छे से कोशिश की कि भाई हैंडल हो सके, आपकी नियमितता बरकरार रहे। आज की इस क्लास में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, एक तो अपना क्या है कि अपन ने अरावली पढ़ी है, ठीक है। उस अरावली के अंदर अपने कुछ दर्रे पढ़ने बाकी रहे थे। बाकी तो अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली है अपने पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। और आज जो है अपन मैदानी और पठारी भूभाग ये दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। और अपन आ गए हैं सुदर्शन बैच की, कौन सी क्लास है ये? 10वीं, ठीक है, 10वीं क्लास में आ गए। और ये भौतिक विभाजन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर आप लोगों के ये भौतिक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा और इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। अब तो आप लोगों के सैलरी जो है 8वें वेतन वाला बूस्टर भी लग गया है, तो हल्के में नहीं लेना है, तैयारी करनी है बिल्कुल ढंग से दबा के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो टावर, आज जो अपन पढ़ रहे हैं, पहले तो ये समझो कि इन दर्रों से प्रश्न आएगा कैसे। दर्रे यानी कि गैप्स, दर्रे यानी कि गैप्स बोलते हैं। यानी कि गैप मतलब क्या होता है? अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल। अब ये अंतराल होगा कहां? दो पर्वत है, ठीक है, या एक पर्वत है मान लो, उसके बीच में कोई सुरंग सी बनी हुई है, सुरंग सी बनी हुई है जिसको अपन आम भाषा में नाल भी बोल दिया करते हैं, ठीक है। जैसे देशूरी नाल, बारी घाटा, घाटा भी बोल दिया करते हैं, क्योंकि घाट होता है। एक्चुअल में होता क्या है? घाट। उसको घाटा बोल दिया, घाटी बोल दिया जाता है, घाट बोल दिया जाता है। ये सारे ये क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। ये अपन भारत में भी पढ़ते हैं, ये अपन राजस्थान में भी पढ़ते हैं। जहां जहां पर्वत होंगे, जहां जहां पहाड़ियां होंगी, वहां वहां दर्रे भी होंगे, ठीक है। सबसे पहले समझो कि दर्रा कहते हैं किसे? इसे नाल भी लिखा मिटेगा, ठीक है ना, नाल भी लिखा मिलता है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। पर्वतों के मध्य जो नीचा तंग रास्ता होता है, ये होता तंग रास्ता है। तंग यानी संकीर्ण होता है। अब क्यों? क्योंकि पहाड़ों के बीच में जितनी जगह मिली, वहां से आवागमन के लिए अपन ने स्पेस बढ़ा दिया, तो वो क्या है? अपने रास्ता बन गया, वो कहलाते हैं दर्रे। यानी कि पहाड़ के बीच में से जो रास्ता निकल रहा है वो अपने होंगे दर्रे, जिसको नाल भी कह देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दो स्थानों को जोड़ते हैं, इन्हें कहा जाता है दर्रा। अब आप लोगों के प्रश्न ये नहीं बनता कि दर्रा किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा रिलेटेड ऐसी कोई बनती नहीं है। लेकिन चीजें आगे समझनी है तो वो ये चीज समझनी जरूरी है कि भाई दर्रे होते क्या है। अब देखो आप लोगों के प्रश्न कैसे बनते हैं दर्रों से रिलेटेड। या तो आप लोगों को पूछेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है, पाली के दर्रे कौन से हैं, ब्यावर के कौन से हैं, अपने बूंदी के कौन से, इस तरीके से बनते हैं। या फिर आप लोगों को पूछ सकते हैं कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। तो ये दोनों ही चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में मैदान की तरफ बढ़ेंगे। पाली के दर्रे, देखो पाली जिले के अंदर, पाली के दर्रे यानी पाली जिले के अंदर देशूरी नाल पड़ती है, सोमेश्वर की नाल पड़ती है, बस दर्रा पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि दर्रों को क्या कहते हैं? नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल भी कहा जाता है। तो देशूरी की नाल, ये भी अपने देशूरी यहाँ पे पाली के अंदर ही है, पाली जिले में। सोमेश्वर की नाल, ये सोमेश्वर जो है अपने पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के नाम से जो है, इनके नाम पर शहर का नाम इसका शहर का नाम पड़ा है। तो ये सोमेश्वर की नाल और बरदर्रा, ठीक है, जो पाली और ब्यावर के मध्य है। राजसमंद के दर्रे कौन कौन से? अब ये राजसमंद और उदयपुर, ये जो दर्रे हैं ये मेवाड़ के दर्रे भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे जो है मेवाड़ के अंदर आते हैं। क्षेत्र किसके अंदर आते हैं? मेवाड़ के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर गौरम घाट, खामली घाट, स्पेशली इनको देखे अपन, गौरम घाट और कामली घाट को। तो ये मारवाड़ जंक्शन को राजसमंद से जोड़ते हैं, ठीक है। मारवाड़ जंक्शन जुकाम की तैयारी होने वाला है भैया फिर से। मारवाड़ जंक्शन को राजसमंद से जोड़ने वाले कौन से हैं? गौरम घाट और कामली घाट। जीलवा की नाल और हाथीगुड़ा की नाल, ठीक है। ये देखो दो एक जैसे नाम आएंगे, एक तो हाथीगुड़ा की नाल और एक आएगा आपके हाथी नाल, ठीक है। हाथीगुड़ा की नाल आएगा वो राजसमंद का दर्रा है, और हाथी नाल आएगा वो उदयपुर का दर्रा है। दोनों ही अलग अलग है, थोड़ा सा नाम का अंतर है, उसको ध्यान में रखना है। अब देखो उदयपुर के कौन कौन से? देबारी नाल, हाथी नाल, फुलवारी नाल, केवड़ा की नाल, ये सारे उदयपुर के दर्रे हैं। बूंदी के दर्रे कौन कौन से? रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, इसको लाखेरी कर लेना, लखेरी टाइप हुआ है, लाखेरी करना, ठीक है, आ की मात्रा लगा देना। खटगढ़ दर्रा, जैतवास दर्रा या जैतावास दर्रा, ठीक है।
ब्यावर और अजमेर के दर्रे। देखो पहले इसे सिर्फ अजमेर के दर्रे कहा जाता था, फिर ब्यावर जिला अलग बन गया तो ब्यावर और अजमेर के दर्रे इन्हें जाना जाएगा। इसके नाम से ब्यावर और अजमेर के दर्रे कौन कौन से, देखो परवारिया की नाल, सूराघाट, कचवाली दर्रा, शिवपुरा दर्रा। अब जहन में ये प्रश्न आता है कि सर इतने सारे दर्रे हैं, याद कैसे रहेंगे? हम होते हैं कंफ्यूज, सभी होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में यही चीज है कि आपने कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, आप लोगों ने याद कितना किया है, आप लोगों को याद कितना है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ में याद कर लेंगे सारी चीजें। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला के विभिन्न शाबाश। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाड़गढ़ के दर्रे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि टाड़गढ़ है कहां, तो टाड़गढ़ है अभी ब्यावर के अंदर। कौन से जिले के अंदर आता है? ब्यावर के अंदर। एक बढ़िया शानदार ट्रिक है, इसको बोलते हैं ट्रिक, जो तभी याद करनी होती है जब आपको सीधी चीजें याद नहीं हो रही। जिसको सीधी चीजें याद हो रही है उसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सीधी मिक्स हो रही है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये हेल्प करेगी। अब सीधी की ट्रिक है, कोई कपिल नाम को छोरो है, ठीक है, कपिल उस टाट पर आज बम मार। अब कितनी आसान है, मतलब टावर ने को टावर ही याद कर ले, क्या है कपिल, क्या करना है, कपिल उस टाट पर आज बम मार। बचपन में घना ही मजा लेता है नहीं, ऐसी मस्तियों के मजे बहुत लिए हैं। तो करना क्या है, कपिल उस टाट पर आज बम मार, ये ट्रिक याद करनी है। अब के गुरुजी इस ट्रिक को तो याद कर लिया, अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इस ट्रिक का मतलब है यहाँ पे अब आप लोगों के लिए अलग अलग दर्रे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको याद करना है इस क से कचवाली दर्रा। कौन सा दर्रा? कचवाली दर्रा, ठीक है। यहां से अपने को ध्यान रखना है पीपली दर्रा, पीपली दर्रा, ये ध्यान रखो। फिर अपने को यहां से याद रखना है उदाबारी दर्रा, उदाबारी दर्रा, ठीक है। और यहां से याद रखना है सरूपा घाट दर्रा, सरूपा घाट दर्रा। अब के गुरुजी ये तो आ गए ये चारों, ये देखो ये 1 2 3 और 4, तो इनका क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसमें आप लोगों को 3 शहर ध्यान रखने हैं। एक तो अजमेर, ठीक है, एक तो अजमेर, इससे जोधपुर, इससे जोधपुर, और इस ब से याद रखना है ब्यावर, ठीक है, कि ये दर्रे जो है ये जोधपुर को अजमेर ब्यावर से जोड़ते हैं। जोधपुर को अजमेर ब्यावर से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से? कचवाली दर्रा, उदाबारी दर्रा, पीपली दर्रा और सरूपा घाट दर्रा। बस इतनी की बात है, ये चीजें याद रखनी है। प्रश्न ये ढंगू ही पूछे तो जी ढंगू प्रश्न पूछे एग्जामिनर, वो ढंगू आप पहले ही पढ़ लिया तो बाद में अपार समस्या है कौन, ठीक है। ये आप लीजिए नंबर 1 ट्रिक, अभी तो और बहुत सारी बतानी है आपको, स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज एक बार प्रश्न बना था कि अजमेर के पूर्व स्थित दर्रे कौन से हैं और अजमेर के पश्चिम में स्थित दर्रा कौन सा है। तो देखो अजमेर के पूर्व और पश्चिम में अपन ने एक शानदार ट्रिक बना दी इसकी, पप्पू का बाप, ठीक है। अब कैसी ट्रिक है, आराम से याद होता है। पप्पू का बाप यानी प का मतलब है परवारिया दर्रा, ठीक है, पप्पू परवार गया है, ठीक, ऐसे याद है, परवारिया, परवारिया दर्रा। और पू का क्या मतलब है कि ये है पूर्व में, ठीक है, क्या है, परवारिया दर्रा पूर्व में। और बाप यानी ब का मतलब है बरदर्रा, बरदर्रा, और प का मतलब है पश्चिम में, पश्चिम में। तो अजमेर के पूर्व में कौन सा है, अजमेर के पश्चिम में कौन सा है, ये चीज आप लोगों को बहुत आसानी से इसमें याद हो जाएगी। याद क्या करना, पप्पू का बाप, बस आपने बिल्कुल आसान तरीके में याद करना, जितना आसान हो सके भी तो आसान तरीके में याद करना। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो कि मारवाड़ और मेवाड़ जहां लिखा आ जाए, मारवाड़ और मेवाड़ 2 शहर ध्यान में रखो सिर्फ। मारवाड़ जहां आए तो ध्यान रखना जोधपुर,
क्योंकि पहले जोधपुर को ही मारवाड़ के राठौड़ वंश अपन पढ़ते हैं, यानी जोधपुर को ही कहा जाता था मारवाड़। और मारवाड़ के अंदर एरिया कौन कौन सा आ गया अपने, पाली, सिरोही, ये सारे। एक्चुअल में ये है गोडवाड़, सिरोही, जालोर, पाली वाला जो एरिया वो गोडवाड़ है। और गोडवाड़ होता है लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र, वैसे जालोर भी आ जाता है इसके अंदर। और मारवाड़ कौन सा है अपने, मारवाड़ है जोधपुर, यानी फलोदी हो गया, जोधपुर के आसपास में। पहले जो है मारवाड़ का हिस्सा बीकानेर भी हुआ करता था, फिर बीकानेर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी है। और मेवाड़ जहां जहां आ जाए वहां पे एक याद रखो, उदयपुर। अब उदयपुर की स्थापना बाद में हुई थी 1559 में, और उदयपुर से पहले यदि अपन देखें तो चित्तौड़गढ़ वगैरह ये अस्तित्व में थे सारे के सारे, है ना। तो ये इसके आसपास वाले एरिया से आपको ध्यान रहेगा कि ये मेवाड़ है, और जोधपुर से ध्यान रखना ये मारवाड़ है। अब आते हैं अपन इसकी ट्रिक पे। क्या शिशुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने। शिशुर जी यानी ससुर जी याद कर लेना, अपने को याद यहाँ पे शिशुर जी के नाम से करना है। ससुर जी है लेकिन शिशुर जी क्या ही बोली जाए, अपाऊ क्या ही बोली जाए, ससुर जी बोली जाए कौन। तो शिशुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने, कोई खास नहीं, आम क्या सामान्य जी के जानने गए, बस इतनी की बात है। फिर क्या अब यहां से गुरु जी, तो देखो यहां से आप लोगों के सबसे पहले तो ये निकालो शिवपुरा दर्रा। कौन सा, शिवपुरा दर्रा, ठीक है। फिर देखो नंबर 2 सूराघाट दर्रा, तो ये यहां से सूराघाट दर्रा, सूराघाट दर्रा। फिर आ गया अपने दिलवाड़ा नाल, ठीक है। तो ये देखो यहां से दिलवाड़ा। अब जहां पे नाल लिख दो जहां पे दर्रा लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना मत। और यहां से ये जो है जी के, यहां से देखो एक जी से तो लेना है गोरम घाट, क्या गोरम घाट, और के से लेना है खामली घाट, या कामली घाट भी कह दो आप, कामली घाट। ये जो गोरम घाट है ये राजसमंद वाला, यहाँ पे मीटर गेज ट्रेन चलती है, और मतलब बरसात के टाइम समझ लो कि स्वर्ग है एक तरीके से। ये वही मीटर गेज ट्रेन जाती है यात्रियों को लेके, और वही फिर वापस आती है। और मतलब जबरदस्त ये यहाँ का नजारा जो बरसात में देखो, गोरम घाट टूरिस्ट जो है बहुत पर्यटकों का जमावड़ा रहता है यहाँ पे, ये गोरम घाट। ये ध्यान रखना, ये जो दो दर्रे हैं गोरम घाट और खामली घाट, ये राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ते हैं, मारवाड़ जंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये अपने जो है मारवाड़ और मेवाड़ को, ठीक है, मारवाड़ जंक्शन किस में आ गया अपने, मारवाड़ जंक्शन मारवाड़ के अंदर, और राजसमंद किस में आया, मेवाड़ के अंदर। तो ये सारे जो दर्रे हैं वो अपने को किससे जोड़ते हैं, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे हैं अपने। क्या ध्यान रखना, शिशुर जी गए आम जी के जानने, कहां पे गए, मेवाड़ गए हैं आम जी के जानने। ले इसकी जरूरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। अब मैंने आप लोगों को अरावली का भौतिक विभाजन जो है वो पढ़ा दिया था। अरावली किस दिशा में, इस दिशा में है, ठीक है। 3 भागों में अरावली बटी हुई है। सबसे ऊपर जो है उत्तरी अरावली, ठीक है, उत्तरी अरावली। ये है आप लोगों के मध्य अरावली, मध्य अरावली में आप लोगों के अजमेर, ब्यावर वगैरह ये आ गए। और ये है आप लोगों के दक्षिणी अरावली, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में आप लोगों के ये आ जाएंगे अपने पाली, उदयपुर, सिरोही वगैरह, ये सारे के सारे अपने दक्षिणी अरावली के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपने इसकी ट्रिक है, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। केवड़े के फूल होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, जब किसी को लू लगती है तो वो जो है केवड़े के फूल के पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके लू को ठीक करने में। तो वही ध्यान रखना, अपने मारवाड़ में खूब होती है कि सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, कि गुरु जी ये कैसी ट्रिक है। तो देखो इससे आएगा आप लोगों के सबसे पहले सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, ठीक है। इसके बाद में अपने को लेना है हाथी गुड़ा नाल। हाथी गुड़ा ऐसे लिख दो, चाहे गुड़ा ऐसे लिख देना, एक ही बात है, हाथी गुड़ा नाल, ठीक है, हाथी गुड़ा नाल। इसके बाद में अपने यहां से लेना है देबारी दर्रा। क्या आएगा, देबारी दर्रा। और एक और यहां पे जो है ये दू जो लिखा है, इससे अपने लेना है देसूरी नाल, देसूरी
नाल। ठीक है, फिर अपने जो है यहां पे ये देखो केवड़े की नाल, स्पेशल शब्द ही पूरा ऐसे ही दे रखा है, तो केवड़ा नाल भी कह सकते हो, केवड़े की नाल भी आप लोग कह सकते हो। और ये जो है फूल यानी फुलवारी नाल, फुलवारी की नाल या फुलवारी नाल डायरेक्ट ही कह सकते हो। तो इस तरीके से ये जो है अपने ये कौन से हैं, दक्षिणी अरावली के जो दर्रे हैं वो भी अपने को सारे ही याद रखने हैं। ठीक है, ये भी सारे याद रखने हैं। ठीक है डाबरो, ये हो गया, ये अरावली का विभाजन है, ले वो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बूंदी के प्रमुख दर्रे। ठीक है, बूंदी के भी स्पेशल पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बूंदी के बिल्कुल बढ़िया ट्रिक है। पहले एक गीत चलता था, आप लोगों को पता है, एक गीत हिमेश रेशमिया का बहुत चला था, झलक दिखला जा, है ना, एक बार आजा 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 झलक दिखला जा। उसके बाद में जो है किसी ने अफवाह फैला दी कि ये गीत गाने से भूत आते हैं, कि डाकणियां आ जाती है, भूत आ जाते हैं। तो फिर बाद में जो है इस गीत को गाने में डर भी लगता था। अपने ऐसी ही ट्रिक है, अपने क्या है, झलक राम बूंदी खा, मतलब झलक भी दिखलानी है, आना भी है और बूंदी भी खानी है। बस इतना कर लिया तो आप लोगों को ट्रिक हो गई याद, क्या है, झलक राम बूंदी खा। ठीक है, अब अपने यहां से देखो, सबसे पहले इस ज से निकालो जैतवास दर्रा या जैतावास, जैतवास दर्रा। ठीक है, फिर यहां पे जो है ये लख, इससे ध्यान रखना, लाखेरी दर्रा, लाखेरी दर्रा। ठीक है, लाखेरी दर्रा आ गया। ये राम जो लिखा है इससे ध्यान रखना, रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा। ठीक है, और यहां पे ये जो खा लिखा है इससे ध्यान रखना, खटगढ़। क्या ध्यान रखोगे अपने, ये रहा देखो, खटखड़, खटखड़ दर्रा। और ये जो बूंदी है, यानी कि ये सारे दर्रे कहां के हैं, बूंदी के हैं। जैतवास दर्रा, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा और खटगढ़ दर्रा, ये चारों के चारों जो है बूंदी के। मैंने दोनों तरीके से बताया, जिसको डायरेक्ट याद होते हैं तो उनको इससे डायरेक्ट याद कर लेना इस तरीके से, जिनको डायरेक्ट याद नहीं होते और कंफ्यूजन होता है तो उनके लिए ये ट्रिक है, वो ये ट्रिक याद कर लेना सारी की सारी, तो आपके मिक्स नहीं होंगे। और कह नहीं गुरुजी हम तो मास्टरमाइंड है, हम तो स्वामी विवेकानंद जी की कैटेगरी में आते हैं, हमें डायरेक्ट याद होती है चीजें, तो फिर आप लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हो। मैं मंदबुद्धि बालक था तो मुझे याद नहीं होती थी, मैं ट्रिक बनाता था, तो वही चीजें आप लोगों को बता दी। डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ये ट्रिक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये अपने यानी कि अरावली वाला भाग पूरा हो गया, अपने भौतिक विभाजन के अंदर मरुस्थल हो गया और अपने अरावली वाला भाग पूरा हो गया। अब अपन पढ़ते हैं मैदानी भाग, और आज ही पढ़ेंगे अपन पठारी भाग। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैदानी भाग जो है ना, इसमें सिर्फ परिचय जानना है अपने को, नाम पढ़ने हैं। यानी कि मैदानी भाग एक्चुअल में अपन को अपवाह तंत्र पढ़ना है। मैदानी भाग में क्या है, मैदान कौन बनाता है, नदियां बनाती है। मैदान कौन बनाता है, नदियां। और नदियां अपन को स्पेशली अपवाह तंत्र में पढ़ना है, यानी मैदानों में क्या पढ़ना है अपने को, अपवाह तंत्र पढ़ना है। तो मैदान के तो अभी यहाँ तो सिर्फ नाम ही पढ़ने हैं इस टॉपिक में, एक्चुअली अपन पढ़ेंगे पूरा अपवाह तंत्र, फिर डायग्राम, पूरे नक्शे वक्शे देख के कौन सी सहायक नदी कहां से मिल रही है, क्या कैसे हो रहा है, सारी चीजें तब अपने नदियां पढ़नी ही है। और अब जो है ना स्किप करके क्लास देखते हैं, वो बाद में कमेंट करेंगे गुरुजी ये वो पढ़ाया नहीं, जैसे कि अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र के लिए अभी भी 1-2 कमेंट आ जाते हैं, जो कि मैं वहां पे बता चुका हूं कि अर्ध शुष्क का जो है आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें कवर होगा, तो वहां पे डबल अपन क्यों मेहनत करें। ऐसे का ऐसे ये भी जो ध्यान से देखते हैं क्लास रेगुलर नियमित, उनको जानकारी मिल जाती है, उनको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो मैदानी भाग का विभाजन, इसको 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 आप लोगों के चंबल बेसिन, इसकी मुख्य नदी जो है वो चंबल नदी है। ठीक है, मुख्य नदी चंबल नदी है, जो 12मासी नदी है एक तरह की। अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा करती है, सबसे ज्यादा सतही झील है, डाकुओं की शरण स्थली है, जितनी कंदराएं बिहेड़ वगैरह बनाती है वो चंबल नदी बनाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये अपने पढ़ेंगे उसके अंदर आराम से। 56 का बेसिन, यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है माही नदी। ठीक है, माही नदी है, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। बेणेश्वर धाम जो है इसके किनारे स्थित है। फिर इसके बाद में आती है ये बनास नदी, जो अपने मेवाड़ की नदी है। ठीक है,
अपने खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ठीक है ना, बाद में जाके जो है यही चंबल में मिलेगी। और बाणगंगा नदी ये स्पेशली कहाँ की है, ढूंढाड़ की है। कहाँ की है, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र की है। और बाणगंगा ये अपने कोटपुतली, बहरोड वगैरह जो ये अपने सभ्यता है ना, बैराट सभ्यता, वो बाणगंगा नदी के किनारे ही है। तो ये 4 तरह के जो है मुख्य रूप से बेसिन अपने को पढ़ने। अपा तंत्र में तो नदियां और भी पढ़ेंगे, लूणी भी तो पढ़ेंगे, लेकिन लूणी जो है अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लूणी जो है वो मरुस्थली भाग का ही एक मतलब हिस्सा है। जो प्रदेश मरुस्थली पढ़ा है ना अपने, उसी का एक हिस्सा है। तो इसमें अभी इतनी जानकारी अपने को पढ़नी है। मैदान की अभी और भी दे रहा हूं जानकारी, विभाजन के अंदर अभी ये पढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अब आते हैं अपन मैदान की जो है बेसिक जानकारी और थोड़ी सी जान लेते हैं। देखो ये विभाजन अपन ने देखा। अब अरावली वाला जो क्षेत्र है वो यहां तक, ये ऊपर का जो है ये रेड जो दिख रहा है ये अरावली है, इसके इधर का मरुस्थल है। ये चीज अपन ने पढ़ ली, ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ रहे हैं मैदानी भाग। तो ये हाड़ौती का पठार जो है ना वो आपके ये क्षेत्र है। इसके अलावा जितना क्षेत्र है वो मैदानी प्रदेश के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब माई नदी बेसिन है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह ये भी जो है आप लोगों के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है टाबरों। तो अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन मैदानी भाग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल प्रतिशत, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितने क्षेत्रफल प्रतिशत जो है मैदानी भाग रखता है। तो 23% भाग पर मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है। जनसंख्या प्रतिशत यहाँ कितनी निवास करती है, 39%, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या का दबाव कहां है, मैदानी भागों के अंदर है। 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास कर रही है। याद करो मरुस्थल पढ़ाया था, लगभग 61% क्षेत्रफल था और 40% जनसंख्या ही थी। 61.11 था, 40% जनसंख्या थी, यहाँ पे 23% में 39% है। वर्षा की मात्रा यहाँ कितनी होती है, तो यहाँ 50 से लगा के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी, 50 से 80 सेंटीमीटर तक। अब यदि इसके अपन ढलान की बात करें तो ढलान जो है इसका, अब ढलान कभी भी ध्यान रखना हो तो यानी पानी किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो पानी जो है इसमें पश्चिम से, आप लोगों के ध्यान रखना, पश्चिम दिशा से आपके उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा, उत्तर पूर्व की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व कर दो तो भी ठीक है। मिट्टी यहां कैसी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, जिसको अल्फी सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फी सॉल्ट मृदा, अल्फी सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है मिट्टी, ठीक है। जलवायु यहाँ पे कैसी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है आर्द्र, आर्द्र प्रकार की, यानी कि नम। आर्द्र जलवायु कैसी होती है, नमी युक्त होती है। कैसी होती है, नमी युक्त। यदि मरुस्थल की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कैसी होगी, शुष्क, यहाँ पे कैसी होती है, शुष्क होती है, और यहाँ पे कैसी होती है, आर्द्र जलवायु होती है। यदि अपने पठारी क्षेत्र में जाए और यहाँ पे सिरोही साइड जाए तो वहां पे अति आर्द्र पाई जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना। प्रमुख फसलें कौन सी होगी, गेहूं, ठीक है, जौ, बाजरा। वैसे मैदान के अंदर बाकी भी सारी फसलें जो है उगा सकते हैं, बोते भी है, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं, जौ, बाजरा आदि लिख देते हैं, यानी आदि लिख दिया तो बाकी सारी फसलें भी आ जाती है। गेहूं, जौ, बाजरा, चना वगैरह ये स्पेशल याद रखना, चना भी लिख देना, ये चने को भी यहाँ पे थोड़ा सा घुसा देना बीच में, ठीक है, आदि लिख देना, आदि में सारी आ जाती है। तो ये चीजें जो है सामान्य जानकारी मैदान की आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या है, 23% जनसंख्या, 23% क्षेत्रफल पे 39% जनसंख्या निवास करती है। वर्षा की मात्रा 50 से 80 सेंटीमीटर है। पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नदियां बहती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आर्द्र जलवायु है, ठीक है, और क्या है, फसल। बस इजी है, ले स्क्रीनशॉट। अब देखो टाबरो, मैदान से संबंधित जो है शब्दावलियां आती है, मैदान से संबंधित शब्दावलियां पूछी जाती है, तो इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। अब जैसे आप लोग कहोगे कि सर अब जो है चंबल का मैदान पढ़ाओ, तो चंबल का मैदान पढ़ना है यानी कि चंबल नदी पढ़नी है पूरी, इसीलिए कहा है कि वो अपा तंत्र में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चीज यहाँ पे पढ़नी है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से ही आगे बढ़ना है जिस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है,
माही के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसके बहुत सारे नाम हैं। माही के आसपास का जो क्षेत्रफल है इसके बहुत सारे नाम है, ये क्षेत्र है इसके बहुत सारे। इसे वागड़ भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाताल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पाताल प्रदेश, पाताल से याद आया, पाताल लोक का दूसरा सीजन भी आने वाला है। वेब सीरीज अपने सारी ध्यान रहती है कि कब क्या है, मनोरंजन भी जरूरी है। जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चला के कब आए थे कब चले गए। जीवन में सारी सुख सुविधाएं, सारे जितने मतलब ऐशो आराम वगैरह, संघर्ष वगैरह सब करना चाहिए। संघर्ष भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है। सारी चीजें जरूरी है जीवन में। बड़े को ये जीवन मिला है तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। बड़े पाताल लोक, आकाश लोक, धरती लोक, ठीक है ना। पाताल लोक ऐसा तो देखने को अपने को मिलेगा नहीं, उन्हें वेब सीरीज देख के इच्छा पूरी कर ले, पाताल लोक देख लेंगे, ठीक है। पाताल प्रदेश भी कहते हैं, लाट प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। लाट प्रदेश भी कहते हैं, वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? वागड़। और क्या कहते हैं? कांठल, कांठल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो है इसके वही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसके उपनाम है। अब देखो, खादर और बांगर दो चीजें। कोई नदी बह रही है, ठीक है, किसी पर्वत से जो है कोई नदी निकली। अब ये नदी निकलेगी तो ये क्या करके जाएगी? ये मिट्टी को साथ लेके जाएगी, ये मिट्टी को साथ लेकर जाती है। अब मान लो हर वर्ष नदी बहती है, कोई नदी आ रही है, हर साल आती है, तब तो क्या करती है? हर वर्ष नई मिट्टी लाती है। तो हर वर्ष ये जो मिट्टी लेकर आती है नदियां, उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये हर वर्ष यदि मिट्टी लाती है तो वो आता है आपके खादर के अंदर, यानी उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? ये होती है आप लोगों के उपजाऊ मृदा, ठीक है ना। ये उपजाऊ मिट्टी होती है जो हर वर्ष नदियां नवीन जलोढ़ लाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है। और बांगर क्या होता है कि 3-4 वर्ष में नदी बहती हो। अब जैसे चंबल और माही और ये कैसी है? 12 मासी नदियां हैं, हर वर्ष बहती है, तो हर वर्ष नई मिट्टी लेके आती है। अब हमारे यहीं पे जवाई नदी है, तो क्या होता है 3-4 साल 5 साल में कभी एक बार जवाई बांध भरे, फाटक खोलते तो आती है, तब जो है वो नई वहां से मिट्टी आगे से लेके आती है। ये एक्चुअल में होता तो ये है कि पहाड़ से आती है ना डायरेक्ट, तभी जो मिट्टी लेकर आती है वही मृदा बचा है। मैंने तो मतलब उदाहरण के लिए समझाया कि कहीं पे 4-5 साल में आती है तो वो बांगर क्षेत्र होता है जहां 4-5 साल में आ रही है। खादर यानी कि हर वर्ष नदी आती है और हर वर्ष जो है वहां पे उपजाऊपन बना ही रहता है। ये ज्यादा लाभकर है कृषि के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। बीड़ क्या होता है? बीड़ होते हैं शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान। शेखावाटी में ठीक है, ओके। तोरावाटी क्या है? शेखावाटी का ही उपभाग है, लेकिन शेखावाटी के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी। क्या नाम है? कांतली नदी। तो आप क्या कहेंगे? कांतली नदी का बेसिन कह दो। क्या कह दो? बेसिन या बहाव क्षेत्र, या बहाव क्षेत्र। ये क्या होता है? तोरावाटी है। अपने स्पेशल नीम का थाना, अब नीम का थाना भले जिला कैंसिल किया लेकिन नीम का थाना तो रहेगा अस्तित्व में, वो सीकर का हिस्सा हो गया आप वापस, ठीक है। तो सीकर, झुंझुनू, ये वाला जो है क्षेत्र, ये अपने तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्या है? बीहड़ है अवनाली का अपर्दन। क्या? अवनाली का अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि वाला क्षेत्र, इसको समझो। अवनाली का अपर्दन जो सबसे ज्यादा नदी जो करती है ना, वो चंबल करती है। अब क्या होता है? अपर्दन भी कई तरह के होते हैं। अपर्दन यानी मिट्टी का कटना, हवा चलेगी तो ऊपर से मिट्टी की परत हटाएगी, उसको बोलेंगे चादरी अपर्दन। पानी बहेगा तो जो है बिल्कुल काट के जैसे नाली बना दी, इस तरीके से जो मिट्टी को काटेगा, तो वही है अवनालिका। नालिका मतलब क्या है?
नाली सिंपल अवनालिका अपर्दन, यानी नदियां जब जो है बिल्कुल काट देती मिट्टी को अंदर से, वो अवनालिका अपर्दन है। वो जो क्षेत्र बनता है वो कहलाता है बीहड़, और इस बीहड़ क्षेत्र में ये जो है दस्यु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, दस्यु प्रदेश। दस्यु का मतलब क्या होता है? डाकू। क्या होता है? डाकू। आप लोगों ने पिक्चरें देखी होगी, घोड़े लेकर आते हैं डाकू, पीछे पुलिस की जीप, और सीधे ये जो घुस जाते हैं बीहड़ के क्षेत्र में। चंबल के डाकू कहलाते हैं ना, चंबल के डाकू, वो ये बीहड़ क्षेत्र है। इसमें जो है बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर लंबे जो बीहड़ क्षेत्र हो जाते हैं उत्खनन। अब गाड़ियां जो है जीप वगैरह चलेगी नहीं, डाकू तो घोड़े लेके आते हैं, और घोड़े तो कहीं भी घुस जाते हैं, तो फिर वो जो है वो तो गायब हो जाते हैं। और ये दस्यु प्रदेश इसीलिए होता है। और यहाँ पे जाने के बाद डाकू जो है अपने अपने स्थान ले लेते हैं, और उधर से फिर गोलीबारी। तो ये जो है दस्यू प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अवनालिका अपर्दन से निर्मित जो है अपने बीहड़ भूमि वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन पठारी क्षेत्र पे। अब देखो मैदानी भाग के अंदर, अब वैसे 4 तरह के मैंने बताया आप लोगों को, वो सारे अपवाद तंत्र में आ जाएंगे। अब पठारी क्षेत्र है, पहाड़ जो होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, और वही चीज पहाड़ी है, पत्थरी है वो भी, लेकिन वो जो है तस्तरी नुमा हो या जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं हो, वो आते हैं पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। अब अपने यहाँ पे ऐसे ये जरूरी नहीं है कि पठारी क्षेत्र जो है अपने हाड़ौती वाला बताऊंगा सिर्फ वही है, और भी जगह पठार पाए जाते हैं, तो वो भी पठारी क्षेत्र जो है अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य तौर पे अपने जो है ये हाड़ौती का पठार ये पढ़ने में आता है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे जो है क्षेत्रफल प्रतिशत एग्जैक्ट देखें तो 6.89% जो है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का पठारी क्षेत्र है। जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है 11%। ठीक है, वर्षा की मात्रा यदि देखें अपन तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पे वर्षा होती है। पठारी क्षेत्र के अंदर वर्षा ज्यादा होती है, ये अति आर्द्र क्षेत्र के अंदर आता है। ढलान इसका देखें तो अपन चंबल नदी को यदि ध्यान में रखें ना, तो अपने को जो है ढलान इसका बिल्कुल पता चल जाएगा। ये इस तरीके से इसका ढलान रहता है। तो यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर ढलान कैसे पता चलेगा? पानी गिरा, फर्श पे गिरा, अब पानी किस दिशा में जा रहा है वो उसका ढलान है। ठीक है, पानी से ही पता चलता है ढलान, बाकी दूसरी चीजों से आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नदी बह रही है, अब नदी किस दिशा में बह रही है? ढलान की तरफ ही बहेगी, उल्टी नहीं बहेगी। नहरें जो है, नहरें होती है ना, नहरें वो उल्टी भी बह सकती है। कैसे बहती है? उसको उल्टी बहाने के लिए लिफ्ट नहर होती है। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना। और लिफ्ट नहर कहां पे काम करती है? जहां पे मतलब उस पानी को जो है विपरीत दिशा में ले जाना है, तब जो है लिफ्ट नहरें लगाई जाती है, यानी कि उसको लिफ्ट किया जाता है पानी को, वहां पे मशीनरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो होती है लिफ्ट नहर। अब पानी सामान्य तौर पे बह रही है नदी, तो ढलान हमेशा इस नदी से जो है पता लगाया जाता है कि ढलान उसका कौन सा है। मिट्टी, अब यहां पे स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखना। यहां पे पाई जाती है आप लोगों की काली मिट्टी। कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी को वर्टिसॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। ध्यान रखियो। जलवायु कैसी है? अभी बताया आप लोगों को कि यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी कि नमी ज्यादा है। देखो वर्षा ज्यादा हो रही है, नमी ज्यादा है, तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। झालावाड़ में तो जिसमें बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, प्रमुख फसलें यहाँ पे दलहनी फसलें ज्यादा होती है। एक तो सरसों बहुत ज्यादा होता है यहाँ, एक कपास बहुत ज्यादा होता है, कपास, मूंगफली भी बहुत होती है, मूंगफली आदि। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं, ये ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट, अब पठारी भाग जो है इसका विभाजन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में, नंबर 1 आप लोगों की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, नंबर 2 जो है वो डग गंगधार की पहाड़ियां, और नंबर 3 जो है वो शाहबाद का उच्च क्षेत्र है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां यानी इसके अंदर आप लोगों के स्पेशली आता है कोटा झालावाड़ वाला क्षेत्र। कोटा झालावाड़, मुकुंद सिंह खींची के नाम से यहाँ का शासक था, मुकुंद सिंह खींची, उसके नाम से मुकुंदवाड़ा नाम पड़ा। ठीक है, खींची राजपूतों का यहाँ पे शासन रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपके डग गंगधार की पहाड़ियां।
डग गंगदार जो है वो आप लोगों के झालावाड़ का ही, झालावाड़ का उत्तरी पश्चिमी भाग है। उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो झालावाड़ अपने जो है डग गंगदार की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और शाहबाद उच्च क्षेत्र जो है वो 12 है, ठीक है। और 12 का पूर्वी भाग आप कह सकते हो, 12 का पूर्वी भाग कह सकते हो, वो आता है शाहबाद उच्च क्षेत्र में। अब ये स्पेशली जो है राजस्थान के पठारी क्षेत्र को बांटा गया है, जो अपने हाड़ौती का पठार है ना स्पेशल, उसकी बात हो रही है, और वही अपने पठारी क्षेत्र के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर भी पठार, तो मेसा का पठार है, पठार तो अपने सिरोही के अंदर भी है, उड़िया का पठार है, आबू का पठार है। लेकिन पठारी क्षेत्र जब विभाजन की बात करें तो उसको इस तरीके से बांटा जाता है। ले स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों की आकृतियां, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग पहाड़ियों की आकृतियां पूछा जाता है। जैसे गोलाकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो अपने जो है ये बाड़मेर और ये वाली है ना अपने मालानी पर्वत, ये गोलाकार पहाड़ियां। सेंदरा के आसपास जो पहाड़ियां है वो मूसाकार पहाड़ियां होती है, ठीक है। सर्पफंड जैसी भी पाई जाती है सेंदरा के यहाँ, तो ये आकार की दृष्टि से भी कई बार पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो मुकुंदवाड़ा के अंदर, जो आपके कोटा बूंदी और झालावाड़ भी कह सकते हो, इसके अंदर आप लोगों के झालावाड़ भी आ जाएगा शामिल। घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े के नाल यानी कि इस तरीके से होता है, इसको बोला जाता है हॉर्स शू, यानी घोड़े का जूता, ठीक है। घोड़ा वैसे ज्यादा चल नहीं पाए यदि उसके नाल नहीं लगाई है, और जब घोड़े के नाल लगा देते हैं तो वो चलता क्या, भागता है, यानी उसे अब कंकर पत्थर की कोई डर नहीं होती। ये एक तरीके से उसका जूता होता है, तो ऐसे उसको घोड़े को ऐसे पहना के और कील ठोक दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की ये होती है घोड़े की नाल। इस तरह की जहां पे पहाड़ियां पाई जाती है वो है आप लोगों के रामगढ़ 12, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बना है, ठीक है। कुंडलाकार, कुंडल क्या होते हैं, कानों में पहने जाने वाले होते हैं कुंडल। अब प्रयागराज में आप लोगों ने साधु बहुत देखे, और साधु जो है वो कुंडल पहनते हैं, ठीक है। अभी जो है लगभग बता रहे हैं कि 45 करोड़ जनता का अनुमान है कि वो प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बनेगी इस पूरे दरमियान। देखते हैं, वो आप देख ही रहे हैं, अपन हर दूसरा तीसरा चौथा वीडियो जो है वही प्रयागराज महाकुंभ से रिलेटेड है। 144 साल बाद जो है ये अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ये कुंडलाकार जो है वो कोटा के आसपास, तो याद रहने में भी आसानी है, क से कुंडलाकार, क से कोटा के आसपास की पहाड़ियां हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब ये जो है ना ये फैक्ट, ये आप लोगों के लिए यहां पे लगा दो आप कीला ठोक के, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा हर क्लास में, मैं ये बताता हूं, और हर एग्जाम में इसमें कहीं ना कहीं से प्रश्न आता ही आता है। ये क्या है, राजस्थान के विभिन्न पठार है, उनकी स्थिति है, और यदि उनकी ऊंचाई अपने को ज्ञात है तो वो ऊंचाई है, और 100% प्रश्न जो है यहां से बनता ही है। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे ऊंचा पठार जो है वो है अपने सिरोही में स्थित है, जिसको बोलते हैं उड़िया का पठार। ये ऐसा लगता है देखने में जैसे उड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, उड़िया का पठार। कहां है, सिरोही के अंदर है। कितना, 1360 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 1360। राजस्थान का ये सबसे ऊंचा पठार है। नंबर 2 आता है बोराट का पठार, ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़। अभी लास्ट कोई 3-4 क्लास पहले मैंने बोराट का पठार पढ़ाया है, वहां पे शायद मैंने गोगुंदा की जगह और कुछ आप लोगों को बताया, तो वहां गोगुंदा कर देना। कुछ एक कमेंट आए भी थे, वहां गोगुंदा कर देना। गोगुंदा से मैंने शायद डूंगरपुर बता दिया था वहां, तो गोगुंदा कर देना। गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। कहां है, उदयपुर। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य है, कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर। एक बार इसकी ऊंचाई पूछी गई थी 1225 मीटर, जो कूट वाले प्रश्न आते हैं उनमें पूछा गया था 1225 मीटर। ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि यहां से निकलने वाली नदियां अरब सागर में भी जल ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी में भी जल ले जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो जरगा है, ठीक है, जरगा पर्वत, उदयपुर। नंबर 3 पे आता है आबू का पठार। अब जैसा नाम है आबू, यानी कि ये भी कहां है, सिरोही। ये है 1200 मीटर ऊंचा। अब देखो प्रश्न किस लेवल का बना था, एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया कि उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है। सिंपल है, उड़िया के पठार की अपने को ऊंचाई पता है कि 1360 मीटर है, ठीक है।
फिर आबू की भी पता है अपने को 1200 मीटर है, बस घटा दो सीधी सीधी, 1360 में 1200 गए, 160 मीटर आ जाएगी आप लोगों के, आ गई। इतना ऊंचा ये प्रश्न बना था, ठीक है। तो 1200 मीटर है। आबू का पठार जो है बैथोलित संरचना का उदाहरण है। ये बैथोलित, लेकोलित, पैथोलित, ये जितने जैसे नाम आते हैं ये ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ये ज्वालामुखी के क्रियाएं हैं। स्थलाकृति की दृष्टि से इस पठार को इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। और इंसेलबर्ग जो होते हैं वो होते हैं गिरिपद, इनको बोला जाता है गिरिपद। पद यानी पैर, गिरि यानी पर्वत, यानी गिरिपद कुछ आकृतियां होती है। वो आकृतियां कैसी होती है? ऐसी आकृतियां होती है नुकीली, यानी चट्टान जब बीच में से मिट्टी चट्टानों के हट जाती है तो वो इंसेलबर्ग का निर्माण करती है। और इंसेलबर्ग का सबसे बढ़िया उदाहरण देखना हो तो सभी के घरों में होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। उसका फ्रीजर खोलो और फ्रीजर से जो है चट्टान के जैसे ऐसे लटकती हुई जो बर्फ दिखेगी, और ऐसी ही सेम जमीन पर जब दिखती है तो वो इंसेलबर्ग होती है, वो चट्टान होती है, ठीक है। ऐसी नुकीली जब आकृति बनती है वो चट्टान होती है, इनको बोला जाता है इंसेलबर्ग। ध्यान रखना ये चीज। फिर देखो मेसा का पठार, मेसा एक्चुअली तस्तरीनुमा साइज होती है, उसको बोला जाता है मेसा। और मेसा का पठार जो है स्पेशली अपने यहाँ पे पाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, किला है, वो इसी पठार पे बना हुआ है। 620 मीटर है, कई जगह आप लोगों को 640 मीटर भी लिखा मिलेगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। फिर आता है अपने लसाड़िया का पठार, ये कहाँ है? अब वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंदर है, और सलूम्बर कैंसिल नहीं हुआ है तो अपने के ये जो है ये फैक्ट भी चेंज नहीं होगा। ये जो है जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, एक बार ये ऐसे कैसे प्रश्न बना था कि कौन सी दिशा में, ये राजस्थान का सबसे कटाफटा, या फिर आपके लिखा हुआ आएगा विच्छेदित पठार। क्या लिखा आएगा? ये या तो कटाफटा लिखा आएगा या इस कटाफटा की जगह आएगा विच्छेदित, क्या आएगा? विच्छेदित पठार, ठीक है ना। फिर है देखो ऊपर माल का पठार, ये भी इसका मतलब भी यही है, माल यानी पठारी क्षेत्र और ऊपर उठा हुआ ऊपर माल का पठार। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भोमट का पठार बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में, और क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार यह है अलवर के सरिस्का अभयारण्य के अंदर स्थित है, ठीक है। सारे के सारे पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से बाहर आप लोगों को पठार कोई नहीं पूछते। ले वो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ अपने भी इस क्लास में आया है पठार। पठार का मतलब आता है रोकना, मनोविज्ञान पढ़ते हो आप, अधिगम का पठार आता है उसके अंदर पठार आया, यानी कि गति में थोड़ी सी रुकावट आई है भैया। तो ये अपने तो क्लास भी पूरी हो गई है। और जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी भी जो है टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने से वंचित है, वो रीट वाले ध्यान देना, स्पेशल चतुश्रेणी वगैरह तो अभी फिर भी रहेगी। रीट जो है अपने फरवरी के अंदर 27 फरवरी एग्जाम है, तो ये 2-4 दिन में सोल्ड आउट होने वाली है। इसके बाद में आप लाख मिन्नतें करो, फिर जो है सोल्ड आउट हो गई तो वापस नहीं खुलेगी। सोल्ड आउट का मतलब जो अंदर आ गए हैं वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, दरवाजे हो जाएंगे बंद, जो बाहर है वो बाहर ही, ठीक है। नेक्स्ट जब रीट आएगी वापस आएगी 2026, 27, 28 जब भी, तब फिर वापस ये खुलेगी, ठीक है। यानी कि अभी जो एनरोल हो जाएंगे वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम तक जो वैलिडिटी है इसकी 31 दिसंबर 2025 तब तक ये जुड़ी रहेगी, उसके बाद में ये स्वतः हट जाएगी। सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता सभी जो है आप लोगों को अभ्यास के लिए दे रखा है। बिना विलंब के जुड़ जाना है, और टेलीग्राम से तो जुड़ना ही है, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन जितनी है क्लासेस के लिंक है वो सारे टेलीग्राम पे। तो बढ़ो अच्छी तरीके से, पढ़ो अच्छी तरीके से। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।